नमस्कार दोस्तों, आज भी अखबारों के बंडल के साथ आपके सामने हूँ। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा और कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ जो हर रोज़ आपसे शेयर करता हूँ। आज के अखबारों में दो ऐसी खबरें हैं जिस पर आज अपनी बात कहना चाहता हूँ। दोनों खबर अपराध से जुड़ी है, दोनों खबर कानून व्यवस्था के दम तोड़ने से जुड़ी है। एक खबर उत्तर प्रदेश से, दूसरी खबर है राजस्थान से। राजस्थान में एक पुजारी की हत्या हुई है और हत्या कोई मामूली हत्या नहीं है। उस पुजारी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया, जिंदा जलाया गया और उसके बाद अस्पताल में उस पुजारी की मौत हो गई है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बीजेपी विधायक के रिश्तेदार को, मामा को सड़क पर सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। और वो भी तब जब आसपास के लोग देख रहे थे। दो गुंडे आए, बाइक पर आए और तब तक गोलियां मारी जब तक नरेश त्यागी नाम के उस शख्स ने दम नहीं तोड़ दिया। तो एक योगी राज की घटना है, एक गहलोत राज की घटना है। इन दोनों घटनाओं पर बात करते हुए सवाल नेताओं पर है। खबरें बताता हूं कहां क्या हुआ, लेकिन बीजेपी के नेताओं को राजस्थान का अपराध दिखेगा, पुजारी की हत्या दिखेगी, राजस्थान में गैंग रेप और रेप की घटनाएं दिखेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं को यूपी में अपराध की घटनाएं दिखेगी, हाथरस दिखेगा, गाजियाबाद में जो अभी मारे गए नरेश त्यागी, यह घटना दिखेगी और रेप, बलात्कार और जितने भी तरह के अपराध की वारदातें यूपी में हो रही है वो दिखती है। और अपने अपने राज्य को लेकर ये सारे नेता धृतराष्ट्र बन जाते हैं, अंधे होते हैं, चुप्पी साधते हैं, मौन साधते हैं, नजरअंदाज करते हैं, इंतजार करते हैं कि दूसरे राज्य में जब घटनाएं हो तब बयान दें, माहौल बनाएं, ट्विटर पर बोलें। और ऐसे बहुत सारे टेलीविजन एंकर और रिपोर्टर और पत्रकार भी नेताओं की और इस तरह की सियासत में शामिल होते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों राजस्थान से। राजस्थान में एक पुजारी की जिस ढंग से हत्या हुई है, भास्कर ने बहुत प्रमुखता से छापा है और भी अखबारों में पहले पन्ने पर है। और ये खबर मैंने आज सुबह जब देखी, कल ये खबर मेरी नज़र से चूक गई, मैं देख नहीं पाया। आज सुबह जब देखी और उस खबर को पढ़ते ही एक तरह से कहें तो दिल दहल जाता है। एक पुजारी जो 50 साल जिनकी उम्र थी, नाम उनका बाबूलाल वैष्णव है नहीं था, अब नहीं है इस दुनिया में। करौली इलाका है, मंदिर से जुड़ी कोई ज़मीन थी जो करीब 6 बीघे की ज़मीन थी। गांव वालों ने उन्हें दान में दी थी मंदिर को और उस मंदिर में वो पूजा करते थे। राधा कृष्ण मंदिर है और उसी मंदिर के परिसर में वो कोई घर बना रहे थे। भास्कर ने लिखा छप्पर पोश मकान बना रहे थे, कोई झोपड़ी नुमा या कोई ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे 1 महीने पहले। और तब स्थानीय एक दबंग कोई शख्स हैं, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसके बाद रोकने की कोशिश के दौरान, कैलाश मीणा नाम है उस शख्स का, रोकने की कोशिश के दौरान कुछ मतभेद हुए, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और उस विवाद को गांव के पंचों तक भी पुजारी ले गए। 100 घरों की पंचायत हुई। पंचायत में लोगों ने भी माना कि कैलाश मीणा जबरन मंदिर पर कब्जे करने की कोशिश कर रहा है या ज़मीन पर, वो गलत है। लेकिन फिर भी जब पुजारी की ज़मीन पर या मंदिर की ज़मीन पर, मंदिर की ज़मीन कहें, कैलाश मीणा ने कब्जे की कोशिश की, कुछ छप्पर जैसा कुछ मकान या झोपड़ी डालने की कोशिश की, पुजारी ने रोका और रोकने में विवाद बढ़ा और उसके बाद कैलाश मीणा और उसके साथ जो 5 लोग थे, पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। 7 तारीख की घटना है, आज से 3 दिन पहले की। और उसके बाद हॉस्पिटल में मौत हो गई। अब मौत से पहले पुजारी ने खुद कहा कि कैलाश ने जलाया। कहा यह जा रहा है कि जो लोकल पुलिस के अधिकारी थे, जांच अधिकारी या थाने के लोग, थाने के पुलिस वाले पहले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसे आत्महत्या का मामला बता रहे थे। लेकिन जब पुजारी ने खुद कहा कि कैलाश ने जलाया, यही उनके आखिरी शब्द थे, तब मजबूरन कैलाश की गिरफ्तारी हुई, वो भी गिरफ्तारी 24 घंटे बाद हुई। तो यहां पुलिस की लापरवाही का मामला है। पुजारी की जमीन पर कब्जे की कोशिश अगर गांव का दबंग कर रहा था, गांव के पंचायत में ये बात पहुंच चुकी थी, गांव की पंचायत में, तो जाहिर है पुलिस को ये सारी जानकारियां होंगी। अगर नहीं थी
तो लापरवाही का मामला है, और जानकारी थी तो पुजारी को इस तरह से जला कैसे दिया गया? रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। उसके बाद अब राजनीति ये कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को घेर रहे हैं। वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर का बयान है कि राजस्थान में गहलोत से इस्तीफा मांगे राहुल गांधी। सतीश पूनिया बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सारे बीजेपी के नेता पिल पड़े हैं, और होना भी चाहिए। और ये सवाल राहुल गांधी से वाजिब है कि जब आप यूपी की घटना होती है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सफर पर निकलते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं। प्रियंका गांधी खास तौर से बीते कुछ महीनों से बहुत सक्रिय है। यूपी की एक एक घटना पर ट्वीट करती हैं, एक एक घटना पर सवाल उठाती हैं और सीधा जंगल राज से लेकर योगी को घेरती हैं। जब राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती हैं, और हाल के दिनों में हाथरस के बाद जब कांग्रेस नेता हमलावर हुए हैं हाथरस की घटना के बाद, तो राजस्थान की कई घटनाएं ट्विटर पर बीजेपी के नेताओं ने डाली है। अलग अलग इलाके में बच्चियों से रेप, बुजुर्ग महिला के साथ जो घटनाएं हुई है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं। तो सवाल ये उठता है जो शुरू में मैंने कहा कि आपके राज्य में है तो आप चुप होते हैं, दूसरे राज्य में है तो आप उस पर शोर मचाते हैं, राजनीति करते हैं। यहाँ भी राजनीति हो रही है, और ये राजनीति ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पुजारी का सवाल है। और उस पुजारी की हत्या, और जिस ढंग से हत्या, जलाकर हत्या, जाहिर है बीजेपी को एक मुद्दा मिला। लेकिन सवाल यह है कि राहुल और प्रियंका जो उत्तर प्रदेश के मामले पर इतना बोलते हैं, इतना आक्रामक होते हैं, क्या अशोक गहलोत सरकार की नाकामी अगर है लॉ एंड ऑर्डर पर, इतने सवाल हैं, तो उसके लिए उनका नज़रिया क्या होगा और उसके लिए उनकी आक्रामकता कहाँ गई? ये सवाल है। और अब आते हैं जो यूपी में हुआ। दोस्तों, यूपी में ये हुआ है, गाजियाबाद में एक एमएलए के मामा को सड़क पर दौड़ाकर गोलियां मारते रहे। ये नवभारत टाइम्स की पहली हेडलाइन है। गाजियाबाद में हुआ है ये। अमर उजाला ने अंदर के पन्ने पर छापा है, आखिरी सांस तक मारी नरेश के सिर में गोलियां। आप समझ लीजिए कि क्या हालत है और किस तरह से हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने खदेड़ कर 2 मिनट तक मारी गोली। ये भी वही है, ये दैनिक हिंदुस्तान का पन्ना है, अंदर का पन्ना है, और हर अखबार में इस तरह से छपी है खबर। ये जागरण है, भाजपा विधायक के मामा की गोलियां बरसाकर हत्या। ये जागरण के अंदर के पन्ने पर, लोकल पन्ने पर ये लीड है। और खबर ये है कि गाजियाबाद इलाके के जो बीजेपी विधायक हैं अजीत पाल त्यागी, उनके ये मामा थे, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। लोहिया नगर के सी ब्लॉक में रहते थे। नरेश त्यागी पेशे से कॉन्ट्रैक्टर थे और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तभी स्कूटी पर सवार 2 बदमाश आए। जो भी थे, सुपारी किलर थे, क्या दुश्मनी थी, अभी इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी नहीं है। लेकिन एक ने गोली मारी, दूसरा फिर कहा अब हो गया चलते हैं। लेकिन फिर जिसने गोली मारी जाकर देखा कि उनकी सांसें चल रही थी, तो फिर गोली मारी सिर में। और जब तक उसने इस बात की तस्दीक नहीं कर ली कि उनकी सांसें थम चुकी है, तब तक वो गोली मारता रहा और उसके बाद गया। तो ये हुआ सरेराह। ये हौसले बुलंद अपराधियों के यूपी में है। सरेआम गोलियां मारने, हत्या करने की घटनाएं कासगंज से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी खबरें मैंने कई बार वीडियो में कहा है। बीते 2 महीने का ही ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आप तो कम से कम 20 ऐसी हत्याएं हुई हैं जो सार्वजनिक तौर पर हुई हैं 2 से 3 महीने में। और उन हत्याओं का जिक्र सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, वीडियो में, यूट्यूब पर, छिटपुट चैनल में, क्योंकि चैनल में ऐसी खबरें कम चलती हैं। तो सवाल उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम राज्य का वादा था, राम राज्य का दावा था। योगी राज्य में सारे गुंडों को यूपी छोड़कर जाना था। योगी की सरकार बनते ही यूपी के गुंडे छोड़ जाएंगे, या ठोक दिए जाएंगे, या छोड़कर भाग जाएंगे। तो ठोक कितने दिए गए ये हम देख रहे हैं। अब वाकई एनकाउंटर हुए, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें बहुत सारे फर्जी भी हुए, लेकिन छोड़कर कितने गए? अगर छोड़ के गए तो इतनी घटनाएं क्यों हो रही? तो मैं सिर्फ ये कहूंगा दोस्तों, हर दल, हर नेता राजनीति करता है हत्या पर, रेप पर, सामूहिक बलात्कार पर, अपराध पर, भ्रष्टाचार पर। दूसरे राज्य की घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर की नाकामियां उसे दिखती है। अपने राज्य में जब होता है तो चुप्पी साधते हैं या बचाव करते हैं, या बचाव में फिर दूसरे राज्य के आंकड़े पेश करते हैं। आज क्या हो रहा है?
बीजेपी के नेता हमलावर हैं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से चुप्पी होगी या बचाव होगा, या उसके बाद सोशल मीडिया पर यह होगा कि यूपी की यह घटना जो मैं बता रहा हूं, ऐसी घटनाओं को वायरल करेंगे। इन सब के बीच जो एक विल पावर और इकबाल होना चाहिए सरकार का कि आपके सूबे में कानून का राज बहाल हो, गुंडों में डर हो, पुलिस की मुस्तैदी हो, वो कहीं न कहीं पीछे छूटता है, क्योंकि सबकी नज़र राजनीति पर होती है, पॉलिटिकल माइलेज स्कोर करने पर होती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका, उनकी गाड़ी राजस्थान की तरफ भी मुड़ेगी क्या? और देखिए, होता यह है कि अलवर में गैंगरेप होगा तो चैनल वाले भी मांग करेंगे सीधे अशोक गहलोत के इस्तीफे की। लेकिन अगर यूपी में ऐसी घटना होगी तो किसी चैनल का क्या मजाल कि योगी की तस्वीर लगा के कहे कि योगी जी इस्तीफा दें। वहां मांग होगी और वहां सीधा हमला अशोक गहलोत पर हो सकता है। योगी पर हमले के कुछ खतरे हैं, कुछ बिजनेस इंटरेस्ट है, कुछ आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये बहुत सारे पत्रकारों पर भी लागू होता है। लेकिन मैं मानता हूं हर राज्य में अपराध की ऐसी घटनाओं के खिलाफ उसी तरह से मुहिम चलनी चाहिए। जंगल राज अगर यूपी में है और ऐसी घटना अगर राजस्थान में है तो जंगल राज राजस्थान में भी। चलिए दोस्तों, इस खबर के से निकलकर दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। चूंकि ये आक्रोश की खबर है जब ऐसी अपराध की ऐसी घटनाएं होती है और पुजारी के मामले में पुलिस की लापरवाही दिखी है। मैं बार बार कहता हूं कि अपराध, बलात्कार, हत्या या ऐसी घटनाओं को कोई भी सरकार, दुनिया की कोई सरकार पूरी तरह से नहीं रोक सकती है। पड़ोसी की नज़र अगर किसी बच्ची पर होती है और उसका शिकार कोई बच्ची होती है, क्या करेगी पुलिस? हर घर में, हर मोहल्ले में नहीं हो सकती। और अगर आपके घर के पास आकर कोई किसी ने गोली मार दी, पुलिस वहाँ नहीं हो सकती। लेकिन सवाल पुलिस की मुस्तैदी और इकबाल का है, सवाल जो एक्टिव रहने का है, और सवाल कि जब कई मामलों में पुलिस से शिकायत की जाती है और पुलिस की लापरवाही होती है, वहाँ है जो पुजारी में भी दिख रहा है पुलिस की लापरवाही कि पुलिस इसे शुरुआती उसमें आत्महत्या का मामला बता रही थी और यूपी में तो कई घटनाएं देख चुके हैं, विक्रम जोशी हत्याकांड से लेकर, और कई ऐसी घटनाएं हमने देखी है जिसमें पुलिस की लापरवाही साफ दिखी। पुलिस की मुस्तैदी बिल्कुल गायब थी नहीं पुलिस मुस्तैद, और सबूत मिले कि अगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई होती तो वो घटना टाली जा सकती है। इसके अलावा जो खबरें हैं दोस्तों, एक बिहार को लेकर, चूंकि बिहार में अचानक बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान के निधन के बाद वहाँ के राजनीति के समीकरण कुछ बदलेंगे क्या? क्या बिहार में रामविलास पासवान के अचानक निधन के बाद क्या चिराग पासवान को सहानुभूति वोट मिलेंगे क्या? चिराग पासवान के तेवर पहले से ही बहुत आक्रामक हैं, जेडीयू के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रखी है उन्होंने। कहा जा रहा है बीजेपी की शाह पर यह सब हो रहा है, और जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारने की न सिर्फ तैयारी कर रहे हैं बल्कि उतारते जा रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी के बागी या बीजेपी से नाराज या बीजेपी से जिनका टिकट कटा, वो सब शामिल हो रहे हैं, चाहे रामेश्वर चौरसिया हो, चाहे राजेंद्र सिंह हो, और कुछ नाम आ रहे हैं कि 6 ऐसे हैं जो बीजेपी के करीबी माने जाते रहे हैं, दावेदार रहे हैं, उन्हें एलजेपी ने टिकट दिया, और ऐसे ही दूसरे दलों से भी। अब सवाल उठता है कि रामविलास के निधन के बाद, रामविलास पासवान दलितों के नेता थे, 5 से 6% उनका अपना वोट बैंक था और बिहार में एक असर था, और एक समय में ऐसा भी हुआ 2005 के फरवरी के चुनाव में 29 सीटें मिली थी। ये अलग बात है कि अक्टूबर में फिर 10 सीटें। ये अलग बात है कि अभी जो चुनाव हुए थे 2015 में सिर्फ 2 सीटें मिली, 42 या 43 सीटों पर एलजेपी लड़ी। बीते 2 चुनावों में बुरी तरह से एलजेपी को शिकस्त खानी पड़ी, हार हुई है। लेकिन इस बार की स्थितियां बदली हुई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अब बात आती है कि रामविलास पासवान का निधन और उनकी गैर मौजूदगी में चिराग पासवान क्या करेंगे। तो कुछ अखबारों में इसको लेकर खबर है, और इसका एक अनुमान है कि हो सकता है सहानुभूति का कुछ फायदा हो अगर चिराग पासवान अपने दांव होशियारी से खेलें। लेकिन फायदा होगा या नहीं, ये पता आपको नतीजों के बाद चलेगा। अमर उजाला ने छापा है, चिराग के सामने सहानुभूति के सहारे पिता की विरासत संभालने की चुनौती, और उसमें अमर उजाला ने विस्तार से छापा है कि भाजपा से लोजपा जाने का सिलसिला कैसे तेज हो रहा है। 42 उम्मीदवारों की सूची में भाजपा के 6
लोगों को टिकट दिया गया। हालांकि ये बागी कह रहे हैं अखबार में, लेकिन मैं इसको बागी नहीं मानता, ये खबर है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी भी हो सकती है टिकट नहीं मिला, सीट जेडीयू के खाते में चली गई तो इधर आ गए, और कुछ मिली भगत भी हो सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये मुमकिन नहीं है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ इतने आक्रामक और इतने तेवर के साथ उनके सामने मोर्चेबंदी कर रहे हैं तो बिना अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा की सहमति और स्वीकृति और पीछे से मौन समर्थन के बगैर ये नामुमकिन है। एक कॉल काफ़ी है अमित शाह का और चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना और नीतीश से लड़ना बंद कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। तो ये खबर है। अब इसी में एक खबर ये भी है कि क्या चिराग पासवान के परिवार में रामविलास पासवान के निधन के बाद क्या नेतृत्व को लेकर भी कोई सवाल उठ सकता है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं, लगातार वो भी राजनीति में रहे और कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। एक भाई और थे रामचंद्र पासवान, जिनका निधन हुआ, सांसद रहे, लगातार 3 बार, मेरे ख्याल से 3 या 4 बार सांसद रहे, उनका निधन हुआ था अभी कुछ दिन पहले। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान को जब 2014 के चुनाव के पहले रामविलास पासवान सामने लेकर आए और कहा गया चिराग पासवान की पहल पर या उनकी जिद पर या उनके अपने राजनीतिक आकलन के सामने रामविलास पासवान ने तय किया यूपीए का साथ छोड़ेंगे, मोदी के साथ आएंगे, उसी मोदी के साथ जिनके नाम पर 2003 में वो अलग हो चुके थे एनडीए से। तो कहा गया चिराग पासवान का प्लान था और चिराग पासवान को जिस ढंग से रामविलास पासवान ने आगे बढ़ाया, कहा गया कि परिवार में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस इससे खुश नहीं है। लेकिन सवाल उठता है क्या वो चुनौती देने की स्थिति में होंगे, मुझे इसमें संदेह है। तो लेकिन फिलहाल चिराग के लिए चुनौती जरूर होगी, पापा की गैर मौजूदगी में पूरी पार्टी को एकजुट करते हुए, और जो अभी तुरंत चुनाव होने हैं इस महीने के आखिरी दिनों में 28 तारीख को, उस चुनाव के पहले सारी चीज़ों को ट्रैक पर लाना और उसके बाद वो कैसे करते हैं। और साथ में वही कि निधन के बाद अब लोजपा पर हमला करना क्या जेडीयू के लिए आसान होगा। ये खबर अमर उजाला ने छापी है और भी अखबारों में है कि जेडीयू की मुश्किल अब ये होगी कि अब पासवान नहीं है और अभी निधन हुआ है। उनकी एक खास किस्म की लोकप्रियता 5-6% वाले वोट बैंक में है। 15-20 जिले ऐसे हैं जहां असर भी रहा है, जहां कहा जा रहा है उनके असर से जेडीयू को नुकसान हो सकता है। तो सवाल उठता है अब उनके निधन के बाद जेडीयू आक्रामक होकर रामविलास पासवान की सहानुभूति के बीच हो रहे चुनाव में चिराग की मुखालफत या चिराग पर हमले कर सकती है या नहीं, ये सवाल है। देखना इसका क्या होता है, आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि चिराग पासवान अगले 5, 7, 10 दिनों में चिराग पासवान के तेवर किस तरह से क्या दिखते हैं। अब एक खबर जो कई अखबारों में है, लेकिन ख़ास तौर से इंडियन एक्सप्रेस में जो बहुत ज़रूरी खबर है, और अमर उजाला में, बिहार में अपराधीकरण कोई नई बात नहीं है। देश में पहली बार बूथ कैप्चरिंग बिहार में हुई थी। बूथ कैप्चरिंग भी हो सकती है, बूथ कब्जा मुझे लगता है देश ने बिहार से ही समझा था। मैं भी बिहार का हूँ और मुझे अगर ध्यान आ रहा है तो बेगूसराय में पहली बार बूथ कब्जे की घटना हुई थी 60 के दशक में, आज़ाद भारत के 10-12 साल बाद, आज़ादी के 10-15 साल बाद। चुनाव मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा। तो बूथ कब्जे और अपराधीकरण दोनों के लिए बिहार बदनाम रहा है। अब एक खबर है जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, एडीआर के हवाले से। एडीआर की रिपोर्ट है कि बिहार में 2005 से अब तक निर्वाचित 820 विधायकों और सांसदों में से 295 यानी 36% ऐसे माननीय हैं जिनके खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, चल रहे हैं। और ये आपराधिक मामले हत्या की कोशिश, रेप, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आपराधिक मामले हैं। एडीआर की रिपोर्ट है और उसमें एडीआर ने लिखा, ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, और उस खबर में एडीआर ने लिखा है 36% बिहार MPs MLAs इन लास्ट 20 years फेस सीरियस क्राइम केसेज। एडीआर रिपोर्ट, ये एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, स्क्रीन पर मैं इसकी हेडलाइन लगाऊंगा। इसमें एडीआर ने जो ये हलफनामे देते हैं ये नेता चुनाव आयोग को, जो एक आचार संहिता है जिसके मुताबिक अब आपको हर हाल में आपके खिलाफ कितने मामले हैं चुनाव आयोग को देना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सख्ती दिखा चुका है अभी दोबारा। तो इसको लेकर जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उस हलफनामों का विश्लेषण करके एडीआर ने लिखा है
जिसमें एडीआर ने कहा है कि अब तक मतलब 2005 से अब तक 84 बीजेपी के टिकट पर चुने गए, 101 जेडीयू के टिकट पर चुने गए। कौन चुने गए? आपराधिक इतिहास वाले, आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड वाले। 62 आरजेडी पर और 17 कांग्रेस के टिकट पर, 11 एलजेपी के टिकट पर चुने गए एमपी और एमएलए। अब सुनिए, इसमें अनुपात के हिसाब से देखेंगे तो एलजेपी ने ऐसे लोगों को ज्यादा टिकट दिया और ज्यादा लोग चुने गए, क्योंकि ऐसे दिखेगा कि एलजेपी के 11, लेकिन एलजेपी के टिकट ही कम थे, उम्मीदवार कम थे, जीते कम। तो उसमें है कि 2005 से अब तक 27 एमपी एमएलए में से 11 पर यानी 41% पर आपराधिक मामले, संगीन आपराधिक मामले हैं। आरजेडी में 158 में से 62 यानी 39% पर संगीन आपराधिक मामले हैं। जेडीयू और बीजेपी में करीब 34% एमपी और एमएलए क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, क्रिमिनल केसेस जिनके खिलाफ चल रहे हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट है। उसी तरह से अमर उजाला ने एक दूसरी खबर छापी है कि कैसे दबंग इस बार फिर से दागी और दबंग, बाहुबली, धन कुबेर और बागियों से सबको प्यार है और सब चुनाव मैदान में। कुमार निशांत पटना के रिपोर्टर हैं, उन्होंने लिखा है, और अलग अलग जगह से कहाँ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीना देवी हैं, बाहुबली रमा सिंह की पत्नी, रमा सिंह पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि ऐसे बाहुबली कई बार सार्वजनिक तौर पर बहुत सम्मानित, माननीय होते हैं, जिन पर दर्जनों मामले दर्ज होते हैं। सूरज भान से लेकर मुन्ना तिवारी, मुन्ना शुक्ला, सुनील पांडे, न जाने कितने, और यूपी में भी हैं। माननीय अतीक अहमद से लेकर माननीय मुख्तार अंसारी तक, माननीय धनंजय सिंह से लेकर माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह तक। तो ऐसे दर्जनों नेता यूपी में हैं, दर्जनों नेता बिहार में हैं। ये बिहार और यूपी के लोग अभिशप्त हैं, ऐसे बाहुबली चुनाव लड़ते हैं और जनता उनको जिताती है। अभिशप्त मैं नहीं कहूँगा, जनता ही चुनती है। लोकतंत्र में जनता के ठप्पे से ये बाहुबली कई बार सलाखों के पीछे से जीत जाते हैं। वो जेल में रहते हैं, जेल से ही प्रचार करते हैं, हाथ हिलाने की एक तस्वीर आ जाती है सलाखों के पीछे से और जीत जाते हैं। तो ऐसी जानकारी इसमें छापी है। और उसमें मोकामा के जो प्रत्याशी अनंत सिंह के पास कितनी संपत्ति है, धन कुबेर कौन क्या है, कि इनका क्या जायदाद है, ये भी जानकारी है। और उसके बाद निर्दलीय कोई अजय सिंह हैं, जो आपराधिक रिकॉर्ड उनका लंबा चौड़ा है, उनके बारे में जानकारी है। अलग अलग आनंद मोहन जो अभी जेल में हैं और सज़ा काट रहे हैं आजीवन कारावास की, उनकी पत्नी लवली आनंद जो सांसद रही हैं, वो आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं, सुपौल से लड़ेंगी। ऐसी एक जानकारी अमर उजाला ने छापी है। और ये राजनीति का वो स्याह चेहरा है जिसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं, वोटर भी हैं, क्योंकि आपके ठप्पे से, आपके वोट से, आपके बटन से, आपके बटन दबाने से, आपके ईवीएम पर आप जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, उसी से ये बाहुबली, ये धन पशु, ये माफिया, ये जो भी आप कहें, ये सब लोग उसी से जीत कर आते हैं। तो आप इस्तेमाल करें अपने अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का, कि ऐसे लोग न चुन कर आए। लेकिन मैं जानता हूं चुन कर आएंगे, ये इतिहास रहा है, अतीत है। तो ये खबर है। उसके अलावा दोस्त एक मेरे हिसाब से वो ज़रूरी खबर दिखी मुझे कि पीएम केयर फंड से 10 वेंटिलेटर ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल को मिला। पीएम केयर फंड, गौर किया जाए, पीएम केयर फंड से 10 वेंटिलेटर ग्रेटर नोएडा के अस्पताल को मिला। पीएम प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के सबसे बड़े शिखर पुरुष, ग्रेटर नोएडा यूपी में, मुख्यमंत्री योगी। तो पीएम केयर के फंड से वेंटिलेटर मिला। मोदी पीएम है, योगी सीएम है, और यहाँ वेंटिलेटर मिला ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में। और उसके बाद 10 में से 7 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। आप सोचिए जरा कि यूपी में ये हाल है और पीएम केयर से मिलने वाले वेंटिलेटर का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, आप हेडलाइन देख पा रहे हैं। इस हेडलाइन में क्या है? शारदा गेट्स 10 ventilators under PM cares, 7 don't work. Complaints of non-payment of ₹8 crore dues by यूपी गवर्नमेंट। और ये खबर छापी है कि जो हॉस्पिटल को मिले और उसके बाद हॉस्पिटल ने अपने हिसाब से इनको जो वेंटिलेटर मिला, अपने हिसाब से अपना कुछ खर्चे करके उसके जो भी पार्ट पुर्जे, जो भी प्रॉब्लम थी, उसको अपने हिसाब से ठीक कराया। और ये मेरे हिसाब से बड़ी और संगीन खबर है कि पीएम केयर फंड से मिलने वाले वेंटिलेटर अगर 10 में से 7 काम नहीं करते तो औसत देख लीजिए 70% का ये है, और यूपी का मामला। तो एक ये खबर है। उसके अलावा एक
वो भी मुझे परेशान करने वाली खबर लगी। छोटी खबर है, एक अखबार में छपी है, लेकिन परेशान करने वाली खबर है। जब आप बेरोज़गारी की बात करते हैं, जब आप परेशानी की बात करते हैं, जब गरीबों की बात करते हैं, जब लॉकडाउन के जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, जिनकी ज़िंदगी नरक हो गई है और जिनकी नौकरियां चली गई है और जिनके लिए आजीविका चलाना मुश्किल है, उनसे जुड़ी खबर है। ये खबर ये है, हिंदुस्तान ने छापा है अंदर के पन्ने पर, ये खबर है। हेडिंग आप शायद पढ़ पा रहे होंगे। इस खबर में ये है कि लॉकडाउन में बेरोजगार प्रवासी ने बच्चों को जहर देकर जान दी। ये खबर है अल्मोड़ा इलाके का। कोरोना काल में आर्थिक तंगी के चलते अल्मोड़ा जिले के सरई खेत निवासी बेरोजगार प्रवासी ने 3 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर पी लिया। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। बच्चों का उपचार जारी है। अल्मोड़ा में सरई खेत के बजवाड़ निवासी महिपाल सिंह दिल्ली में नौकरी करते थे। नौकरी जाने के बाद से अप्रैल में बच्चों को लेकर गांव आए और उसके बाद काम नहीं मिलने से अवसाद में थे, डिप्रेशन में थे। और उसके बाद उन्होंने ये किया कि पढ़ के बहुत तकलीफ़ होती है कि अपने बेटे हर्षपाल 13 साल, उम्रपाल 10 साल, 8 वर्षीय बेटी हिमांशी को जहर पिलाने के बाद खुद जहर पी ली और 2 मवेशियों को भी उन्होंने जहर दे दिया और उसके बाद उनकी जान चली गई है। और पिता ने 1 गोली बेटे को खिलाई, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं, अभी इलाज चल रहा है। तो ये सोचिए कि बेरोजगारों पर नौकरी जिसकी गई वो किस किस अवस्था से गुजरता है। शायद हम और आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जब बेरोजगारी पर भी बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अंध समर्थक कहेंगे बेरोजगारी इतना है नहीं जितना शोर कुछ लोग करते हैं। लेकिन जिसकी मौत हुई है उसके परिवार वालों से पूछिए। जो पिता अपने 3 बच्चों को जहर दे सकता है, बेटी और बेटे को 8 साल, 10 साल, 12 साल, सोचिए किस मानसिक अवस्था में होगा। हालांकि फिर भी मैं मानता हूं कि एक तरह से कायराना हरकत है, बचना चाहिए। कुछ लोग कायराना बोलते हैं, मैं भी बोल गया। फिर सोचता हूं कि उसकी मानसिक अवस्था की कल्पना करिए। हमारे लिए जजमेंटल होना आसान है, लेकिन उस किस अवस्था में गुजरा होगा, कितना डिप्रेशन होगा, क्या मुसीबत होगी, दोनों पहलू हैं, इस पर सोचने की ज़रूरत है। चलिए, एक खबर ये है। उसके बाद एक रिजर्व बैंक से कुछ खबरें हैं। एक कल जिसका जिक्र मैंने किया था कि जीडीपी की हालत खास्ता है और खास्ता रहने के अनुमान है, लेकिन उसी बीच एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने लीड छापी है। इस खबर का मतलब आपको समझा दूं। खबर क्या, इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन्स एबव 30 लाख लाइकली टू ड्रॉप। इसका मतलब ये हुआ कि 30 लाख से ज़्यादा जो लोग होम लोन लेते हैं उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कट होगा। तो इसमें आप 30 लाख के नीचे वाले हैं तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो लोग 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 75 लाख लोन लेते हैं, 1 करोड़ लोन लेते हैं बड़े घर के लिए, ऑब्वियसली उस पेइंग कैपेसिटी के लोग होते होंगे, उनके लिए लोन के रेट थोड़े कट होंगे। वो कैसे, आपको समझने के लिए कि हो सकता है अगर आपने 30 लाख से नीचे लोन लिया हो तो करीब 7% पर आपको लोन मिले, लेकिन अगर उससे ऊपर लोन लेते हैं तो 7.25%, 75 लाख लेते हैं तो करीब 7.5% हो सकता है, किसी बैंक का और ज़्यादा होता है। तो किया जा रहा है कि उससे ऊपर के स्लैब में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कम किया जाए। तो आप अगर 30 लाख से नीचे वाले हैं तो आपको फ़ायदा नहीं है, लेकिन 40-50 लाख लोन वाले लोग हैं तो उनको फ़ायदा होगा। एक खबर ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली लीड है और उसके बाद डिटेल करके टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। उसके बाद इसी तरह की बैंक से जुड़ी हुई कि कैसे आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था ख़राब है, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के हवाले से कई अखबारों की लीड है। और आरबीआई के गवर्नर मान भी रहे हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर की आर्थिक स्थिति खराब है, उम्मीद भी जता रहे हैं कि आने वाले समय में स्थितियां बेहतर होंगी। ये हर अखबार की हेडलाइन है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, आरबीआई प्रोजेक्ट्स 9.5% जीडीपी फॉल, सीज रिवाइवल प्रॉमिस इन Q4। तो रिवाइवल की उम्मीद भी है, आने वाले समय में बेहतरी का दावा भी है। हालांकि हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक मंदी ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में आई। कोरोना ने रसातल में पहुंचा दिया, लेकिन कोरोना से पहले अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने लगी थी और ये सब हम जानते हैं। ये हिंदुस्तान की लीड है कि निराशा, आरबीआई का फैसला, कर्ज की किस्त कम नहीं होगी। और उसके बाद ये कई अखबारों में खबर है। एक जो खबर है ज़रूरी, और इस खबर को आप समझिए,
एक मैं खबर बताता हूं और एक अखबार का संपादकीय बताता हूं। खबर क्या है? काला धन को लेकर। हो सकता है जो आपके यहां अखबार आया हो उसमें भी छपा हो। जो अमर उजाला में जो सेकेंड हेडलाइन है उसमें है, काले धन का होगा खुलासा, स्विस बैंकों में भारतीयों के खातों की दूसरी सूची मिली। ये कई अखबारों में छपी है, पहले पन्ने पर छपी है, कुछ अखबारों में अंदर के पन्ने पर छपी है। ये खबर जब देखेंगे आप ऐसे तो लगेगा अरे बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने तो कहा था काला धन लाएंगे 2014 के पहले, 13 के जितने बयान देखिए, मोदी जी भी कहते थे, रामदेव भी कहते थे, यहाँ तक के आंकड़े रामदेव देते थे कि काला धन इतना है स्विस बैंक में कि काला धन आ जाए तो देश की कैसे तकदीर बदल जाए, देश में कैसे सड़कें बनने लगेगी, गांव शहर सब अमीर हो जाएंगे। और वहीं से एक जुमला आया था 15 लाख वाला, आप सब लोग जानते होंगे। वो जुमला आया था कि हर आदमी के खाते में 15 लाख हर गरीब के खाते में पहुंचेगा। वो जुमला आज भी मोदी सरकार और मोदी को का पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन आया क्या? 15 लाख तो छोड़िए, कितना काला धन वापस आया? 6 साल हो गए, 6 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं। तो अब ये खबर ये है कि स्विट्जरलैंड के एफटीए ने 86 देशों के 31 लाख खातों की जानकारी साझा की है। 86 देशों के, इसलिए इस गफलत में नहीं रहिए कि भारत के भारतीयों के खाते हैं काले धन के। और उसमें 2018 से पहले बंद हो चुके भी बहुत खाते हैं। और उसमें कहा गया है कि 86 देशों के 31 लाख बैंक खातों की जानकारी साझा की, भारत इसमें शामिल है। इन 31 लाख खातों में बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों और कंपनियों की है। और इसमें बीते एक साल में 100 से ज़्यादा भारतीयों और कंपनियों की जानकारी साझा की जा चुकी है। और उस तरह से इसमें क्या क्या हो सकता है, 20 देशों को नहीं जानकारी दी, 66 देशों के साथ पारस्परिक जानकारी साझा की गई है। और इस तरह से जानकारी है। और उसमें है कि भारत के साथ होने वाले जो जानकारी साझा की गई है उसमें कारोबारी और नेताओं के नाम हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि धन कुबेरों पर शिकंजा कसेगा। अब ये जानकारी है, इसी पर जैसे हवाई है, अभी इससे कुछ होना नहीं है। देखिए, इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उम्मीद बहुत लगाई थी देश के लोगों ने। और जो मैंने कहा उस जुमले के हिसाब से लोग इंतज़ार भी बहुत लोग करते रह गए। अब इसी खबर पर जागरण ने संपादकीय छापा है, काले धन पर लगाम। ये जागरण का संपादकीय। देखिए, सरकार के लिए पत्रकारिता और सरकार के लिए संपादकीय कैसे लिखा जाता है। ये जागरण का संपादकीय है, ठीक है। जागरण देश का सबसे अधिक बिकने वाला अखबार है। इस संपादकीय की पहली लाइन सुनिए। स्विट्जरलैंड ने अपने यहाँ के बैंकों में खाते रखने वाले भारतीयों की जो सूची भारत सरकार को उपलब्ध कराई, वो काले धन के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई की सफलता का परिचायक है। पहले तो जो ये लिस्ट है इसमें सिर्फ भारत नहीं है, बताया ना, 86 देश हैं। तो बाकी जगह भी मोदी जी ही लड़ रहे हैं क्या? बाकी देशों के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने भी 15 लाख का वादा किया। या वहाँ भी ऐसी बात कही गई थी चुनाव के पहले कि हम काला धन लाएंगे, देश की तस्वीर बदल जाएगी, ऐसे ही पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें कही गई। तो ये कहना कि भारत को कामयाबी मिली है, दरअसल ये अधूरी कहानी है प्रचार के लिए। इसी में ये लिखा गया है कि ऐसे आंकड़े सामने आए हैं कि काला धन बाहर जाने का सिलसिला कमजोर पड़ा है। इसलिए इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि सरकार की कोशिश रंग ला रही है। ये संपादकीय है। अब सरकार की कोशिश 6.5 साल में कितनी रंग लाई आपको पता होगी, आपको अंदाजा होगा। आप आकलन अनुमान लगाते रहिए और उस जुमले का वीडियो एक बार फिर देख लीजिए और उसके बाद इंतजार करते हैं। 6.5 साल से किया, 3.5 साल और इंतजार करिए, देखिए कि कितना काला धन आता है। उस समय काले धन के कितने आंकड़े, कम से कम 500 बार रामदेव काले धन के आंकड़े बताते थे। कितने शून्य थे उसको गिनना मुश्किल था, इतना काला धन था। और ये सारा कहा जा रहा था कि मोदी जी पीएम बनेंगे, बस ये सारा काला धन ना जाने कितने जेट में भर के आएगा और कैसे आएगा। इस तरह की काल्पनिक तस्वीर पेश की गई थी। ऐसी कल्पनाओं की उड़ान के साथ बताया गया। काला धन आया क्या? सरकार बनने के बाद एक एसआईटी का गठन हुआ। क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं अब सर्च करके थोड़ा पता करूंगा। अरुण जेटली बयान देते रहे, उसके बाद क्या हुआ? चलिए, इस पर लंबी बात अभी नहीं करूंगा। जागरण में ही खबर है, कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के 25 नेताओं पर एफआईआर हुआ है बंगाल में। और बंगाल की लड़ाई अभी तेज होगी। ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी, दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टग ऑफ वार। तो वहाँ टग ऑफ वार है। बीजेपी की तरफ से मोर्चेबंदी, जुलूस, जलसा, प्रदर्शन, ममता बनर्जी की तरफ से रोकने की कोशिश, तनाव, टेंशन। और इसमें सबसे एक
जो गलत है, मैं बार बार कहूँगा कि कुछ वीडियो कल मैंने देखा, वायरल हुआ, कल देर रात मेरी नज़र पड़ी कि कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को, बीजेपी के प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। ये तरीका गलत है। ये जहाँ भी ये ऐसी हरकत होती है, और बंगाल में मैं जानता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ममता बनर्जी हर सीमा तोड़ सकती हैं, और जब उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व पर संकट है, तो ऐसी तस्वीरें बहुत बार दिख सकती हैं। लेकिन ये गलत है। ममता बनर्जी को इस तरह की हरकतों पर विराम लगाना चाहिए। सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि आपके सिपाही, आपके पुलिस वाले लठैती करें और इस तरह से किसी को पीटें। प्रदर्शन लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार है। ममता बनर्जी भी प्रदर्शन की गर्भ से ही निकली, हालांकि लाठियां उन पर भी चली हैं। वो तो मुख्यमंत्री कार्यालय पर कब्जे के लिए दौड़ी थी। लेकिन ऐसी हरकतें, ऐसी कार्रवाई से सरकार को बचना चाहिए। तो ये खबर है। उसके बाद मेरे ख्याल से मोटे तौर पर जितनी कहा, एक खबर और है एयरफोर्स में रहकर जासूसी वाली, और एक खबर इकोनॉमिक टाइम्स मिस कर गया, मैं बता दूं। दिलचस्प खबर हाथरस को लेकर है। इकोनॉमिक टाइम्स ने, अमन शर्मा ने छापा, बीजेपी वर्सेस बीजेपी इन हाथरस नाउ। बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाथरस में अब बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। ये खबर है, यहाँ पे छपी है। अब ये क्या है, हाथरस की खबर में, हाथरस में क्या हुआ, विक्टिम परिवार के पक्ष में हाथरस के लोकल सांसद जो हैं राजवीर दलेर और उनकी बेटी, राजवीर दलेर की बेटी मंजू दलेर, जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की मेंबर है, उन्होंने चिट्ठी लिखी यूपी के डीजीपी को कि पीड़िता के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया और उसके बाद पुलिस की लापरवाही है, कार्रवाई की जाए। अब राजवीर सिंह दलेर, उनकी बेटी, पीड़िता के परिवार के साथ, बीजेपी के दूसरे पूर्व नेता, पूर्व विधायक और बीजेपी के तमाम नेता, लखनऊ से लेकर हाथरस तक, सवर्ण जातियों के उन आरोपियों के साथ जिनके बारे में कहा जा रहा है उन्हें फंसाया गया। तो ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। एक पक्ष सजा दिलाना चाहता है दलित, वाल्मीकि, पिछड़ा, दूसरा सवर्ण आरोपी और सवर्ण आरोपी के साथ सवर्ण नेता। तो आपस का टकराव है। इन सब के बीच सच कहीं दफन न हो जाए या जांच में कहीं इसका प्रभाव न पड़े, ये देखने की ज़रूरत है। इंतज़ार करेंगे। फिलहाल ये वीडियो दोस्तों लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। एक खबर और बताना चाह रहा था, लेकिन चलिए, लंबा वीडियो हो गया। एयरफोर्स में रहकर जासूसी करने वाले एक शख्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब वो ज़मानत के लिए उन्होंने अर्जी दाखिल की, तो सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन है जो मैं सिर्फ कह के इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। ये पेज नंबर 14 पर इसने छापा है। एयरफोर्स में रहकर जासूसी करते थे, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब इन्होंने ज़मानत के लिए अर्जी दाखिल की, रंजीत नाम के शख्स हैं जो एयरक्राफ्ट मैन के तौर पर इंडियन एयरफोर्स में थे और जासूसी के आरोप में पकड़े गए हैं। जब इनके वकील ने कहा कि क्लाइंट ने 5 साल से अपनी माँ को नहीं देखा है, तो कोर्ट ने कहा कि आप पूरे देश के लिए खतरनाक हैं, आप जहाँ हैं वहीं रहिए। और ये पहले क्यों नहीं सोचा। फिलहाल इन खबरों के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप Facebook पर सक्रिय हैं तो मेरे Facebook पेज को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे। इससे मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। फिलहाल नमस्कार।